Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder CMT Center of Therapy and also founder of this academy CMT Academy. CMT Academy का आगाज मैंने किया था फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। वो फिजियोथेरेपिस्ट जो डिफरेंट गल्फ कंट्रीज या डिफरेंट किसी भी कंट्रीज के लाइसेंस एग्जामिनेशन देके वहां पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये अकेडमी बेसिकली ओपन की थी। पहले मैं गल्फ कंट्रीज को सिर्फ टारगेट करता था। मेरी डीएचए अकेडमी डीएचए की तैयारी कराता था, डीओएच अबू धाबी की करवाता था, सऊदी बहरीन कतर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके लाइसेंस एग्जामिनेशन। एंड राइट नाउ बाय द ब्लेस के जितने भी बच्चे मेरे पास, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट पार्टिसिपेंट डेलीगेट्स इनरोल हुए थे एंड दे हैव सक्सेसफुली देयर क्लियर्ड एग्जामिनेशन इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। जो आपके सामने एक फाइल ओपन हो रही है, पिक्चर एज यू कैन सी, प्रोमेट्रिक एग्जाम 2025। तो ये तो हर साल हर मंथ बैच लॉन्च होती है, लेकिन मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट फिजियोथेरेपिस्ट इनरोल होते हैं और उनको मैं लाइसेंस की तैयारी कराता हूँ। राइट नाउ आफ्टर द गल्फ कंट्रीज मैंने टारगेट किया है कुछ बाकी बुक्स के ऊपर मैंने काम किया है, जो बुक्स स्पेशली एनपीटी नेशनल फिजिकल थेरेपी एग्जामिनेशन या एपीसी जो ऑस्ट्रेलिया का एग्जामिनेशन है वहां पर यूज होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बुक्स एमसीक्यू बुक सीरीज भी मैंने लॉन्च की थी। उसके अलावा कुछ जैसे न्यूरो सब्जेक्ट में डिफरेंट कंडीशन हम डील करते थे, पार्किंसन, स्ट्रोक, सीपी वगैरह, पैरालिसिस हो गया, इस तरह करके। तो उनके ऊपर भी मैं कुछ प्रेजेंटेशन लेता था। तो मेक श्योर ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने गूगल से ली हुई है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन माई ओन वे। तो मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, नंबर वन थिंग। देन नेक्स्ट टू इट, ये एक वन ऑफ द कंपोनेंट है, ये पार्ट है। जब मैं न्यूरो का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं करता कि आप ये एमसीक्यूज इसको रटा मारें और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की दूं। तो एमसीक्यूज के साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपनी तरफ से पुटअप की हुई। एमसीक्यूज ऐसी बात आपको डिफरेंट प्रोमेटिक फाइल से मिल जाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने वेरिफिकेशन अपने वे में उसको एक्सप्लेन किया हुआ, प्लस में उसको वेरीफाई किया हुआ। दैट्स द सिंपल थिंग आई डू। और अगर आपको भी आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और किसी भी गल्फ कंट्री या किसी भी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं जो मैं जिनकी उनकी अगर तैयारी कराता हूँ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट, यहाँ पर आप सेंटर ऑफ मेन थेरेपी पे कॉन्टेक्ट करें, आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेल, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट कंडीशन दैट कैन बी डिस्प्लेड टू यू, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसनिज्म एक पूरा प्रोसेस है, और पार्किंसन जो है वो एक कंडीशन है, डिजीज है, एक न्यूरो डिसऑर्डर है जिसको हम देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी साइन सिम्टम्स को गो थ्रू करते हैं। तो पार्किंसन जो डिजीज है, क्रॉनिक मतलब एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेसिव डिजीज मतलब वक्त के साथ साथ बदतर होते जाए। अगर आप उसको ट्रीट करो या ना करो तो वक्त के साथ बदतर, मतलब इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ये बढ़ती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी। तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज विच इज बीइंग करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज मतलब उसकी अलामात क्या क्या है, रिजिडिटी मतलब स्पास्टिसिटी जिसमें मसल्स हाइपरटोनिसिटी में चले जाते हैं, राइट। और ब्रेडी काइनेसिया, काइनेसिया मतलब मूवमेंट, ब्रेडी मतलब स्लो डाउन या कम हो जाना। तो मूवमेंट्स का कम हो जाना, जिस तरह ब्रेडी कार्डिया होता है, मतलब हार्ट बीट का कम हो जाना, ठीक है। और ट्रिमर्स, ट्रिमर्स एक मतलब एक रिफ्लेक्सेस है। रिफ्लेक्सेस तो वन ऑफ द सिम्टम कह सकते हैं। एक एंटी सीजर, एक सीजर एक एक्टिविटी है, एक सिम्टम है किसी भी चीज की जिसमें हाथ आपके जो है कांपते रहते हैं। फिर इसके टाइप्स होते हैं, रेस्टिंग ट्यूमर्स होता है पार्किंसन में, अमूमन रेस्टिंग ट्यूमर। रेस्टिंग ट्यूमर्स मतलब जब पार्किंसन का पेशेंट रेस्ट में भी होगा ना तो उसके हाथ में आपको ट्यूमर्स देखने को मिलेंगे। एंड देन पोस्टरल इनस्टेबिलिटी। अब ऑब्वियस बात है कि जो पहले तो पार्किंसन जब हम देखेंगे हमें पता चलेगा इसमें एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रिलीज नहीं हो रहा होता, जो अपना काम नहीं करता। तो पेशेंट में इनएबिलिटी टू कंट्रोल बेसिकली चला जाता है। तो पोस्टरल इनस्टेबिलिटी उसकी वजह से आ जाती है। इसके ऑनसेट की बात करें तो इसका ऑनसेट जो है इंसीडियस है, स्लो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसका ये जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। डिसरप्शन इन डेली फंक्शन, जो आपके पार्किंसन पेशेंट के जो रोजमर्रा की डेली फंक्शन जिस तरह हम आप आइडियल एक्टिविटीज करते हैं उनमें जाहिर सी बात है रुकावट आ जाएगी। रोल्स जो सोसाइटी में वो रोल प्ले करता है, लाइक जो फंक्शनल एक्टिविटीज हैं, लोकोमोटरी कह लें कि मूवमेंट्स हैं, उनमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आ जाएगा। और वो एक्टिविटीज अलबत्ता वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब पार्किंसन पीडी, पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में उनके डेली फंक्शन की जो एक्टिविटीज है, लाइक नहाना खाना पीना, उसमें दुश्वारी आएगी। रोल्स मतलब जो सोसाइटी लेवल पे वो रोल प्ले करता है, कहीं पर जाना, कहीं पर ड्राइव करना, ये सोशल एक्टिविटीज है, उनमें भी दुश्वारी होगी। एंड अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में भी जा सकता है या डिप्रेशन भी देखने को मिल सकती है पार्किंसन में। एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि इसका अकरेंस कितना है, कितनी पॉपुलेशन में, किस पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन पाया जाता है या कहाँ कहाँ पर होता है, तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन।
मतलब अगर कोई भी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये उसके 2% पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी 65 प्लस में लोग हैं, ठीक है, 65 साल से ज्यादा जिनकी उम्र होते हैं, उनका भी सिर्फ 2% ये अफेक्ट करता है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी 65 प्लस में जो एल्डर पेशेंट्स हैं, उनका सिर्फ 2% जो है ये अफेक्टेड है बाय द पार्किंसन। द इंसिडेंस इंक्रीजेज ड्रामेटिकली विद द इंक्रीजिंग एज। ये जो अकरेंस है, ये बढ़ती उम्र के साथ भी इसके बढ़ने के चांसेस होते हैं या बढ़ती रहती है। सो बाय द 2020 2020 तक ये एस्टिमेटेड किया गया है या उसको मेजर किया गया है कि देयर वुड बी मोर देन 1.5 मिलियन पीपल विथ पार्किंसन डिजीज इन यूएस। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में 2022 2020 की एक एस्टिमेशन स्टडी के अकॉर्डिंगली 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख लोग होंगे यूएस के स्टेट्स में जहां पर जिनको पार्किंसन डिजीज होगी, ठीक है। और द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट, जो एवरेज एज है वो 62 साल 4 माह, मतलब एक एवरेज एज है 62 से 63 के दरमियान, 62.4 ईयर्स। विद द मेजोरिटी ऑफ केसेस, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हो रहे हैं वो 50 से 79 साल के दरमियान में हो रहे हैं, ठीक है। और 10% कुछ ऐसे केसेस हैं जो मे भी 40 की एज से पहले हो जाए, लेकिन अमूमन ये 50 और 79 के दरमियान होता है। ये इसकी एपिडेमोलॉजी। इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी मतलब कॉज, अकरेंस। पार्किंसनिज्म जो है, पार्किंसन मतलब पार्किंसन प्रोसेस जो होता है, पार्किंसन जो डिजीज है उसके प्रोसेस को पार्किंसनिज्म कहा जाता है, राइट। ओके जी, पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म इज यूज्ड टू रिफर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। और दिस वर्ड, जिस वर्ड से पहले लगता है वो उसकी गैर मौजूदगी को शो करता है, एब्सेंस को शो करता है। लाइक डिसएबिलिटी, काम ना करने की सलाहियत, डिसएडवांटेज, नुकसान, इस तरह करके बहरहाल। तो पार्किंसन एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज को प्रोड्यूस करता है बेजल गेंगलियन की। बेजल गेंगलियन के जितने भी फंक्शन है, यूजुअली पार्किंसन होता है आपका मेन बेजल गेंगलिया है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। वहां से जो डोपामाइन का रिलीज, जो डोपामाइन को रिलीज होता है, जो कि न्यूरो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो आपकी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को, या जो इनहिबिटरी, दो तरह के हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स तो नहीं कहेंगे, जो उनके फंक्शन के हिसाब से अगर उनके रोल की बात करें, एक होता है इनहिबिट करने वाला, एक होता है फैसिलिटेट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो आपके जो एगोनिस्ट मसल्स होंगे जो मूवमेंट कराने लगे हो, उनको फैसिलिटेटरी मैसेज जाएगा ताकि वो मसल्स मजीद कॉन्ट्रैक्ट करें, फैसिलिटेट करें। मीन वाइल आपके एंटागोनिस्टिक मसल जो उस वक्त काम नहीं कर रहे, उनको इनहिबिटरी मैसेज आता है। तो इनहिबिटरी भी कंट्रोल जरूरी है आपकी बॉडी में, इफ यू वांट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है। पार्किंसन डिजीज जो है ये एक इडियोपैथिक पार्किंसन है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कॉज जो है वो स्टिल नोन ना हो, वी कैन से, बट इसका कॉज तो है। मोस्ट कॉमन फॉर्म है इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म की। अगर हम टाइप की बात करें तो इडियोपैथिक जो पार्किंसनिज्म है वो ज्यादातर कॉमन फॉर्म है, कॉमनेस्ट फॉर्म है अमंग द पार्किंसंस। एक होती है, मतलब टाइप्स ऑफ पार्किंसन में अगर हम बात करें तो जो इडियोपैथिक पार्किंसनिज्म है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। एक सेकंड। ओके जी। तो एक पार्किंसनिज्म की अगर हम बात करें तो इडियोपैथिक जो पार्किंसनिज्म है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो कि 78% पेशेंट, जो जितने भी टोटल पेशेंट्स हैं उनके 78% पेशेंट्स में इडियोपैथिक पार्किंसम देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी पार्किंसनिज्म है, जो कि सेकेंडरी पार्किंसम कहाँ से आती है, नंबर ऑफ डिफरेंट आइडेंटिफाइबल काउजेस है। मतलब एक जो दो तरह की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी पार्किंसनिज्म है वो इडियोपैथिक है,
ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कोई कोज एसच ना हो, ठीक है। और जो सेकेंडरी पार्किंसंस है वो किसी और प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है, जस्ट लाइक इंक्लूडिंग एनी वायरस, लेकिन ये सिर्फ 78% तो प्राइमरली है, उसके बाद जो 22% बच गया वो सेकेंडरी पार्किंसंस में आता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो आइडेंटिफाइबल कॉजेज हैं वो किसी वायरस की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, ड्रग्स या ट्यूमर्स की वजह से भी आ सकता है। ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मतलब कि if they virus, these toxin drugs, if they affect the basal ganglia and basal ganglia affect the dopamine release, ultimately if it leads to the Parkinson, that is called the secondary. So indirect way to cause the Parkinsonism, ठीक है। ट्रू पार्किंसनिज्म जो डिजीज है जिसको हम पैरालिसिस एजिटेंस भी कहा जाता है, दैट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द शेकिंग पैल्सी। शेकिंग पैल्सी मतलब जो कांपने वाली, कांपना जिसको बोलते हैं, राइट, शिवरिंग टाइप। तो इसको पहले शेकिंग पैल्सी भी जो है वो कहा जाता था, एंड इट वाज गिवन बाय द जेम्स पार्किंसन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पार्किंसन डिजीज, राइट, इन 1817, 1817 में। इटियोलॉजी की बात करें तो इसका कॉज इडियोपैथिक है, प्राइमरली वही है, अननोन है। पोस्टल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, गेट डिस्टर्ब, इसमें होता है PIGD, पोस्टल इनस्टेबिलिटी, गेट डिस्टर्ब। पोस्टल इनस्टेबिलिटी तो होती है जिसकी वजह से उसका जो गेट है, पैटर्न ऑफ वॉकिंग है, वो भी डिस्टर्ब हो। तो पोस्टल इनस्टेबिलिटी, गेट डिस्टर्ब इसमें देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली मेन फीचर में ट्रिमर्स, ट्रिमर्स प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब मेन क्लिनिकल जो करेक्टरिस्टिक्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। एंड ही इज द जेम्स पार्किंसन। सेकेंडली पार्किंसन जब बिल्कुल 22% होती है, प्राइमरली तो हो गई 22%, जिसमें हमारे पास जो मेन एजेंट होते हैं, जो मेन कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, जस्ट लाइक इंसेफेलाइटिस लेथर्जिया, इंसेफेलाइटिस लेथर्जिया जो कि पोस्ट वायरल इन्फेक्शन है। टॉक्सिन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम, MPTP। और ड्रग्स की अगर हम बात करें तो फिनोडाइजाइन, मीटाक्लोपेरामाइड। वेस्कुलर डिजीज की बात करें तो मल्टीपल इन्फार्क्ट, ट्यूमर्स या NPH। मेटाबॉलिक डिजीजेस की बात करें, विल्सन डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा। these these can cause the secondary पार्किंसन। पार्किंसनिज्म की अगर हम पार्किंसम प्लस सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम। तो अगर कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो पार्किंसनिज्म प्लस अदर सिंड्रोम्स कैन बी कॉज या कैन बी कॉज, दैट इज द प्रोग्रेसिव सप्रानिकुलर पाल्सी, कॉर्टिको बेजल गेंग्लियोनिक डिजेनरेशन, या वो डिसऑर्डर्स विद द सेरिबेलर ऑटोनोमिक या pyramidal symptom, या disorder with the prominent and often the early dementia. Okay, so these are the Parkinson with syndromes. पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब उसकी पैथोलॉजी जो कि किसी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से उसका जो फंक्शन लॉस्ट होता है उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। तो पार्किंसन डिजीज है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, इज अ डिसऑर्डर ऑफ अ डोपामाइन। और डोपामाइन बेसिकली एक, आप समझ लें कि न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि डोपामाइन एक प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है, सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो है वो प्रोड्यूस होता है बेजल गेंगलियन में। तो अगर कोई बेजल गेंगलियन की बात करें तो बेजल गेंगलियन जो हमारे ब्रेन के स्टेशन हैं, सेल्स हैं, उनमें मौजूद जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है डोपामाइन। तो अगर किसी का बेजल गेंगलिया अफेक्टेड होगा, तो अगर स्पेशली उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट होता है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा ही जब अफेक्ट हो जाएगा तो डोपामाइन को रिलीज कौन करेगा? तो डोपामाइन जब रिलीज नहीं होगा तो जो इनहिबिटरी कंट्रोल है वो चला जाता है, जिसकी वजह से आपका पार्किंसन डिजीज होती है। तो बेजल गेंगलियंस एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स हैं, ग्रे मैटर्स हैं, न्यूक्लियस हैं, जो कि आपके ब्रेन में मौजूद होते हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या किस चीज का वो बना हुआ बेजल गेंग्लियन, बेसिकली इट इज अ कंपोज्ड ऑफ द कॉर्डेट एंड प्यूटमेन, कलेक्टिवली टर्म्ड है, तो उनको स्ट्राइटम कहा जाता है, राइट। प्लस में ग्लोबस पेलिडस, सब थैलेमिक न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा। मतलब जो बेजल गेंग्लियंस हैं ये सारे सारे न्यूक्लियस सेल्स हैं, आप समझ लो कि इनके सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, एंड वन ऑफ देम इज द सब्सटेंशिया नाइग्रा। और सब्सटेंशिया नाइग्रा का मेन काम अगर आपसे कोई पूछे तो दैट इज टू प्रोड्यूस द डोपामाइन। ये आपके सारे, ये पूरा बेजल गेंगलियन यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। और पिटुमिन है हमारे पास, कॉर्डेट न्यूक्लियस की बॉडी है, ग्लोबस पेलिडस है जिसका एक्सटर्नल सेगमेंट शो किया गया, इंटरनल कैप्सूला इंटरनल सेगमेंट है। और हियर यू कैन सी द सब्सटेंशिया नाइग्रा रेड न्यूक्लियस के साथ। डोपामाइन जो कि प्रोड्यूस्ड हमने डिस्कस किया था, सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रोड्यूस करता है। डोपामाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इन द पार्स कॉम्पैक्टा ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा। 70 to 80% loss of the neurons occur before the symptom,
बिकम अपेरेंट। 70 से 80% जो न्यूरॉन्स, इन न्यूरॉन्स का जो लॉस होता है, वो सिम्टम जाहिर होने से पहले ही हो जाता है। मतलब समटाइम ऐसा होता है ना, जिस तरह बुखार किसी को होता है तो उसके सिम्टम इमीडिएटली शो हो जाती है, लेकिन पार्किंसन में या इन न्यूरॉन्स का जो लॉस है, अगर कोई सब्सटेंस, जब पार्किंसन होती है उसकी सिम्टम्स अपेयर होती हैं, उससे पहले जब उसको, जब मतलब किसी को अगर पार्किंसन हुई, उसको जब चेकअप किया गया, चेक किया गया कि इसको पार्किंसन है, उसका डायग्नोसिस बनाया गया, उस वक्त सिम्टम अपेयर होने से भी पहले 70 से 80% जो न्यूरॉन का लॉस है वो वैसे ही हो जाता है। तो 70 to 80% जो लॉस ऑफ द न्यूरॉन्स है, इट अकर्स बिफोर द सिम्टम अपियरेंस। डायरेक्ट पाथवे फैसिलिटेट करता है बीजी बेसल गैंग्लियन आउटपुट टू द थैलेमस एंड देन द मोटर एरियाज विच आर बीइंग सप्लाइड, या जो कि काम मेन काम करते हैं। फिर क्या कहता है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट पाथवे जो हमने ऊपर डिस्कस किया, देन वी हैव इनडायरेक्ट पाथवे जो क्या करते हैं, डिस इनहिबिट करते हैं एसटीएन सबस्टेंशिया नाइग्रा, एंड देन आल्सो टर्न इनहिबिट द थैलेमस एंड द मोटर एरिया एज वेल। तो वी हैव टू पाथवेज। बेसल गैंग्लिया करता क्या है, मेन रोल क्या है, इट प्ले अ की रोल इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट। जो आप कोई भी मूवमेंट का प्लान करते हो, प्रोग्राम करते हो कि आपने ये मूवमेंट करनी है, वो करनी, दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द बेसल गैंग्लिया। तो ये कंट्रोल ये करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक खाने का निवाला उठाकर मुंह तक लाना है, तो आपके शोल्डर के मसल्स काम करेंगे, फॉरवर्ड फ्लेक्शन होगी, फिर एल्बो की फ्लेक्शन होगी, फिर रिस्ट की फ्लेक्शन होगी, फिर उसको मुंह तक लाया जाएगा। दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय ऑल द फ्लेक्सर मसल, एग्री। बट राइट आफ्टर उसके मीनवाइल क्या हो रहा है, जो फ्लेक्सर मसल्स काम कर रहे हैं उनको तो फैसिलिटेशन के साथ साथ उनके जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं उनको इनहिबिशन, रिलैक्सेशन का मैसेज दिया जाता है। दैट इज द टास्क ऑफ द इनहिबिशन। तो बेसल गैंग्लियन बड़ा मेन रोल प्ले करता है कि किन मसल्स की आपने फैसिलिटेशन करानी है, किन मसल को इनहिबिट करना है, सो दैट यू कैन परफॉर्म अ सिंगल टास्क वेरी अप्रोप्रिएटली, राइट। सो दैट यू कैन सी कि पार्किंसन पेशेंट को जब कहा जाता है कि बाब आप चलने की कोशिश करो, तो उसको पहला स्टेप लेने में दुश्वारी, और अगर वो स्टार्ट कर गया तो उसको रोकने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, जिसको हम शफलिंग गेट का नाम देते हैं। बहरहाल, तो वी हैव अ डायरेक्ट पाथवे एंड वी हैव अ इनडायरेक्ट पाथवे, जो हमने दोनों डिस्कस किए थे। एंड दिस इज इनडायरेक्ट पाथवे, दिस इज द नाइग्रोस्टेटियल पाथवे। ओके जी, बेसल गैंग्लिया जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, कोगिनेशन, कोगिनेशन मतलब जब आप कोई चीज सोचते हो उसको प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते हो, दैट इज द कोगिनेशन, राइट। दैट इज द अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी ओरिएंटेशन इन स्पेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप, आपकी आंखें बंद भी हैं और आपका कोई हाथ ऊपर आप उठाते हो, तो आपको पता होगा आपका हाथ कहाँ पर है, अगर आपका प्रोप्रियोसेप्शन नॉर्मल है। तो अवेयरनेस ऑफ द बॉडी ओरिएंटेशन इन अ स्पेस, एबिलिटी टू अडेप्ट द बिहेवियर एज अ टास्क रिक्वायरमेंट। आपको कोई, फॉर एग्जांपल, जब आप कोई, जिस तरह हम न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात करें, आपके सामने अगर कोई बॉल थ्रो करता है, लेट सपोज, तो ऐसा नहीं होता कि आप पहले बॉल को देखते हो फिर हाथों को फैलाते हो, ऐसा नहीं होता। बॉल को आपने इमीडिएटली देखा और बिना देखे आपने हाथ उसके अकॉर्डिंगली फैला दिए कि यहाँ पर एस्टिमेटेड बॉल आएगा, फिर कैच ड्रॉप हो, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है। दैट इज द कोऑर्डिनेशन, दैट इज द अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी ओरिएंटेशन इन स्पेस। ओके जी, सो नाउ द लॉस ऑफ द dopamine neurons and the production of the Levy bodies within the pigmental substantia nigra, कि भाई substantia nigra में एक बॉडी, मतलब एक एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आपका लॉस ऑफ द डोपामाइन जो न्यूरॉन्स है वो हो गए। ये क्लिनिकल साइन है, हेलमार्क है, मतलब एक पहचान है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज की। लेकिन अगर लॉस ऑफ द डोपामाइन क्या करे, ओवर एक्टिव इनडायरेक्ट पाथवे है, मिसाल के तौर पे ओवर एक्टिव इनडायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर दे, एंड जिसकी वजह से अंडरलाइन ए काइनेजिया, मूवमेंट का नॉन, ए मतलब एब्सेंस होना, और रिजिडी हो जाए, तो वो एक, मतलब डायरेक्ट पाथवे में क्या होगा और इनडायरेक्ट पाथवे हो गया, दोनों आपके सामने एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद अगर एक ओवर एक्टिव हो गया, जो कि एक इनडायरेक्ट पाथवे डिस्क्लाइन कर लिया, ओवर एक्टिव हो गया जिसकी वजह से वो एरिया ओवर एक्टिव हो गया, और ज्यादातर ओवर एक्टिव हो गया मतलब एक्साइटेड ओवर हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट अगर अंडर एक्टिव हो, अगर ओवर एक्टिव हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, लेट सपोज, तो रिजल्ट क्या करेगा, ए काइनेजा और रिजिडिटी, मूवमेंट का खत्म हो जाना, और शक्ति, रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी हो जाना। लेकिन अगर ये एरिया अंडर एक्टिव हो जाए, अंडर एक्टिव होगा, तो ये डायरेक्ट पाथवे कहलाएगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ब्रेडी काइनेजा। ब्रेडी काइनेजा और ए काइनेजा में फर्क, दो फर्क है। एक तो ब्रेडी काइनेजा मतलब स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, ए काइनेजा मतलब मूवमेंट का होना ही नहीं है, ए मतलब उसकी एब्सेंस, एब नॉर्मल, नॉर्मल से हट के, ए काइनेजा मूवमेंट वहां पर है ही नहीं। ब्रेडी मतलब स्लो, मूवमेंट का स्लो हो जाना। तो डायरेक्ट पाथवे में ब्रेडी काइनेजा होती है, इनडायरेक्ट पाथवे में ए काइनेजा और रिजिडिटी होती है। इस तरह करके भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स
कि सबस्टेंशिया नाइग्रा ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव। इसके पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम करें, कट कट सेक्शन सबस्टेंशिया नाइग्रा को लगाया जा रहा है, एज यू कैन सी के एक कट सेक्शन सबस्टेंशिया नाइग्रा को लगाया जा रहा है, फिर उसमें दिखाया जा रहा है कि डिमिनिश्ड सबस्टेंशिया नाइग्रा एज सीन इन, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का कट सेक्शन दिखाया जा रहा है जहां पे सबस्टेंशिया नाइग्रा किस तरह शो करता है, उसी से वापस था पार्किंसन पेशेंट का जिसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा गायब है, तो वो भी आपके सामने दिखाया गया है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेन हमारे पास तो ट्रिमर होगा, रिजिडिटी मतलब स्पास्टिसिटी सख्ती, ठीक है, स्पास्टिसिटी मतलब हाइपरटोनिसिटी, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब मूवमेंट का स्लो डाउन हो जाना अगर उसमें डायरेक्ट पाथवे है मतलब अंडर एक्टिव है, ट्रिमर्स जो कि मेन है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, गेट डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगी। मोटर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार्ट हेजिटेशन, मतलब उसको स्टार्ट हेजिटेशन मतलब वो हेजिटेट जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो इट विल बी क्रिएटिंग हेजिटेशन टू स्टार्ट एनी मूवमेंट। फ्रीजिंग एपिसोड समटाइम ऐसा होगा कि मूवमेंट स्टार्ट मतलब वो रुक जाएगा, थम जाएगा, जम जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग एपिसोड। पॉवर्टी ऑफ द मूवमेंट मतलब वही मूवमेंट्स का स्लो डाउन हो जाना या लेग लेग कहना। मास्ड फेसेस, ये वन ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स है, शफलिंग गेट के साथ साथ उसका जो मुंह है वो चपटा हो जाता है, ठीक है, दैट प्रोबेबली ड्यू टू द डिप्रेशन या द ड्रग्स जो मेडिसिन ले रहा है उसका रिएक्शन हो या उसकी वन ऑफ द सिम्टम, तो उसका चपटा फेस हो जाता है। माइक्रोग्रेफिया, मूवमेंट्स में दुश्वारी, स्लो जो फाइन मूवमेंट्स हैं। फटीग, थक जाना। कॉन्ट्रेक्चर, जॉइंट के कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप हो जाना या अल्टीमेटली उसकी वजह से डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। इम्पेयर्ड गेट, गेट का अफेक्ट हो जाना। काइफोसिस, कुब बन जाना, उसका थायरोसिस जो काइफोसिस कर्व है वो मजीद एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाता है, मजीद बढ़ने लगता है। इंक्रीज फोल्ड्स, अब आपका अगर काइफोटिक कर्व है, आप आगे की तरफ झुकने लगे हो, आपका गेट इम्पेयर्ड है तो गिरने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। आपका सीओजी जो है वो डेफिनेटली एंटीरियरली फॉल करेगा एंड इट विल क्रिएट फॉर अ प्रॉब्लम इन द गेट एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू इंक्रीज फॉल्स। इम्पेयर्ड सेंसेशन, सेंसरी लॉस भी डेफिनेटली होंगे। ए कैथीसिया, डिसआर्थरिया, ये सारे के सारे मूवमेंट्स हैं। डिसफेगिया, डिमेंशिया, लॉस ऑफ द मेमोरी, डिसआर्थरिया मूवमेंट्स का लॉस या जॉइंट्स का लॉस हो जाना, ये सारी की सारी डिसग्रेफिया हो जाना, मतलब एक जो फाइन मूवमेंट्स परफॉर्म करना उसमें दुश्वारी। दिस वर्ड, ए वर्ड, डाई वर्ड हमेशा नेगेटिव चीजों को इंडिकेट करता है, गैर मौजूदगी को इंडिकेट करता है। ठीक है, वीओ स्पेशल डेफिसिट मतलब प्रोप्रियोसेप्शन लॉस, डिप्रेशन, अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द डिप्रेशन एज वेल। ओके जी, ब्रेडी हाइपरनिया, एक्सेसिव स्वेटिंग मजीद पसीना आना, जो आपके ये अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी अफेक्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, एबनॉर्मल हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन, साइलोरिया, सेबोरिया, म्यूटिज्म एक्सेट्रा, दीज ऑल और कॉन्स्टिपेशन, लो ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग the compromised cardiovascular response toward the exercise, impaired respiratory function, urinary, all these are affected, right? कार्डिनल फीचर्स की अगर हम बात करें, स्पेशली वहां पर जहां पर हमारे फिजियोथेरेपी का भी रोल आ रहा होता है, रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो वो स्पास्टिसिटी को इंडिकेट करता है। फिर रिजिडिटी की भी दो टाइप्स है हमारे पास, फॉग व्हील है और उसको भी मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा। इट इज फेल्ड यूनिफॉर्मली इन द बोथ एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट, मतलब जो प्राइम मूवर्स, एंटागोनिस्टिक जो उसके अपोजिट मसल्स हैं। तो रिजिडिटी यूनिफॉर्म फील होती है दोनों मसल्स में, एगोनिस्ट में भी और एंटागोनिस्टिक मसल्स में भी। इट इज फेल्ड यूनिफॉर्मली, वो थ्रू आउट एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक मसल्स में यूनिफॉर्मली फील होती है। स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जो है वो नॉर्मल होते हैं। रिजिडिटी इज फेयरली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द टास्क, एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ द मूवमेंट। जो रिजिडिटी होती है वो फेयरली कांस्टेंट रहती है और यही पहचान है। लीड पाइप, दो तरह की रिजिडिटी होती है, लीड पाइप और कॉग व्हील। लीड पाइप में क्या होता है कि जो रिजिडिटी फील होती है वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन यूनिफॉर्म फील होती है, और कॉग व्हील में की एंड में फील होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिजिडिटी फेयरली कांस्टेंट रहती है, उसके टास्क, एम्पलीट्यूड या स्पीड ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करता। दोनों कॉग व्हील और लीड पाइप रिजिडिटी दोनों इस पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिलती है। ये शोल्डर को अफेक्ट करती है रिजिडिटी, नेक को पहले कर, शोल्डर और नेक को पहले करती है, लेटर ऑन फिर वो फेस और एक्सट्रीमिटी की तरफ चली जाती है। प्रोलॉन्ग रिजिडिटी की वजह से कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो सकते हैं, आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटी में जा सकता है। These are the clinical या cardinal features as you can see. Rigidity and trembling of the head, tremors जो कि हमें वैसे ही देखने को मिलेगा, mask like face बढ़ जाता है, forward tilt पेशेंट का आगे की तरफ झुकाव, reduced arm swing चलते वक्त बाजुओं का जो चलना है वो कम हो जाता है due to the slowness of the movement, rigidity की वजह से। फिर rigidity पहले
नेक और फेस और अपर शोल्डर को टारगेट करने के बाद फिर नीचे आ जाती है, राइट। काइफोटिक पोस्चर एज यू कैन सी फॉरवर्ड में जा रहा तो इंक्रीज गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एज यू कैन सी, राइट। शफलिंग गेट देखने को मिलता है। शफलिंग गेट में वो कदम ज्यादा नहीं ले पाएगा, बड़े नहीं ले पाएगा, वो छोटे कदम लेता है और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट टैप करता हुआ जाता है, दैट इज कॉल्ड द शफलिंग गेट। ब्रेडिकाइनेजा की अगर हम बात करें तो ब्रेडिकाइनेजा मतलब मूवमेंट्स का स्लो डाउन हो जाना, मूवमेंट उसकी बेसिकली स्लो हो जाती है, मूवमेंट्स दे आर टिपिकली रिड्यूस की किस में कम हो जाती है, स्पीड, रेंज और एम्पलीट्यूड। एकाइनेसिया मूवमेंट्स का खत्म हो जाना, एब्सेंस ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड द एकाइनेसिया। जो हमने देखा था कि हमें इनडायरेक्ट पाथवे में अगर ओवर एक्टिव हो जाए सब्सटेंशिया नाइग्रा, इनडायरेक्ट पाथवे में एकाइनेसिया और रिजिडिटी देखने को मिलती है, और अगर अंडर एक्टिव हो जाए तो हमें ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलती है। मूवमेंट्स ऑफ फ्रीजिंग में अगर मूवमेंट्स ऑफ फ्रीजिंग में क्या होगा, उसमें अचानक मूवमेंट्स रुक जाएगी, वो जम जाएगा, रुक जाएगा, थम जाएगा। द मूवमेंट्स ऑफ फ्रीजिंग में अगर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ब्रेक, चलते चलते रुक जाना, उसकी मूवमेंट कुछ सेकंड के लिए रुक जाना, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग ऑफ मूवमेंट, राइट। डिस्टर्बेंस इन अटेंशन, डिप्रेशन की वजह से मेंटल टच पर उसकी हेल्थ अफेक्टेड हो जाती है, तो उसकी अटेंशन, वो आप कमांड फॉलो नहीं कर पा रहा होता, राइट। ट्रिमर्स जो कि एक इनिशियल सिम्टम्स है पार्किंसन डिजीज में और 70% पेशेंट में देखने को मिलती है। रेस्टिंग ट्रिमर से मुराद कि जब आप रेस्ट पे भी होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे, उस वक्त भी उसको ट्रिमर्स हो रहे होते हैं। तो इनवॉलंटरी ऑसिलेशन है बॉडी पार्ट की, जो कि स्लो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, 4 to 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। पिल रोलिंग ऑफ हैंड सीन इन फोर आर्म जॉ अटैक। पिल रोलिंग ऑफ हैंड देखने को मिलती है, रोलिंग मतलब उसको जिस तरह हम प्रोनेट और सुपिनेट करना, दैट इज कॉल्ड द पिल रोलिंग ऑफ हैंड। जो फाइन मूवमेंट्स हैंड की है उन वो देखने को मिलती है फोर आर्म में भी, जॉ में भी और टंग में भी। हेड और ट्रंक में ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, अब वो हेड और ट्रंक में होते हैं इसीलिए उसको पोस्टल ट्रिमर भी कहा जाता है, राइट। पोस्टल इनस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये रेयर है, लेकिन अर्ली ईयर्स देखने को मिल सकती है। अगर 5 साल, जो अर्ली 5 ईयर्स है उसमें देखने को मिलती है, लेकिन वेरी रेयर है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, पोस्टल इनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, तो एबनॉर्मल और इनफ्लेक्सिबल पोस्टल रेस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं और वो भी बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्विंग होने लगती है। मतलब इंक्रीज बॉडी स्विंग से मुराद बॉडी का नॉर्मल लाइन से हट जाना बेसिकली। नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट, जो द एरिया बीनीथ द सपोर्ट है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उसके वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाती है। डिवाइडेड अटेंशन सिचुएशन एज वेल, रेस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पा रहा होता, और डायनामिक डीस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से पोस्टरल इनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, राइट। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें पोस्टरल इनस्टेबिलिटी में, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो रिजिडिटी है, डिक्रीज मसल टोन है, और डिक्रीज मसल टार्क प्रोडक्शन है, सॉरी, टोन कम नहीं होगी, बढ़ेगी, टोन रिजिडिटी में बढ़ती है, फ्लेक्सिडिटी में कम होती है। लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, अवेलेबल जो रेंज ऑफ मोशन है उसका लॉस हो जाता है, मतलब हाइपोमोबिलिटी हो जाती है। एक्सटेंसर जो मसल्स हैं ट्रंक के, जिसमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सर, क्योंकि फ्लेक्सर्स में आपको टोन बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तभी आपको पोस्चर फ्लेक्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से स्टूप पोस्चर देखने को मिलता है, STOOP, स्टूप्ड पोस्चर। ये भी एक पहचान है पार्किंसन पेशेंट की, जिसकी वजह से जो COG है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसमें अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट फॉल, बार बार क्योंकि कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से बार बार अगर वो गिरता है तो जाहिर सी बात है इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं, और वो दैट इज डेफिनेटली ड्यू टू द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द बैलेंस की वजह से। फ्रीजिंग जो हमने डिस्कस किया था, मूवमेंट्स का ब्लॉक हो जाना। पुअर गेट, मतलब गेट एबनॉर्मल गेट कह सकते हैं। डेमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, डिप्रेशन, पोस्टल हाइपोटेंशन, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो कि रिस्क ऑफ फॉल्स को बढ़ाते हैं। फियर ऑफ फॉलिंग, गिरने का खतरा भी इसको बढ़ाता है, रिस्क ऑफ फॉल्स को बढ़ाता है। डिपेंडेंसी, गिल्ट, एक किस्म की, भाई मैं डिपेंडेंट हूँ, जिसकी वजह से उसकी जो डेटोरेटिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसकी वो भी मतलब बद से बदतर होने लगती है। कॉन्ट्रेक्चर, डिफॉर्मिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, दे आर अल्टीमेटली द एंड रिजल्ट्स। मोटर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो मोटर प्लानिंग में जो डेफिसिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोटर प्लानिंग जब कोऑर्डिनेशन ही आपकी अफेक्टेड है, आप प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेन ब्रेन सेंटर जो है बेसल गेंगलिया आपका सर, वही अफेक्टेड है, तो आपकी जो मूवमेंट प्रिपरेशन है, स्टार्ट हेजिटेशन है, ये देखने को मिलते हैं, जिस तरह जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस या साइमल्टेनियसली मूवमेंट्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट। जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, मतलब आप 2-3 टास्क इकट्ठे दे दो, चलते चलते ये पकड़ो, चलते पहले चलो, हाथ चलाओ,
पैर इतना रखो। जब कॉम्प्लेक्स, एक होता है सिंपल वॉक करना जो हम नॉर्मल पर्सन कर रहे होते हैं, लेकिन पार्किंसन पेशेंट में कॉम्प्लेक्स टास्क देना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, वो दो तीन टास्क इकट्ठे नहीं कैप्चर कर पाएगा। माइक्रोग्राफ या फ्रीजिंग एपिसोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशनल मूवमेंट्स कम देखने को मिलती हैं क्योंकि ट्रंक के मसल्स इन्वॉल्व है। All the cardinal features they ultimately lead to the mental fatigue and ultimately loss of the motivation। ये सारी की सारी चीजें मिलके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। पेशेंट में अल्टीमेटली लेक ऑफ द मोटिवेशन, लेक ऑफ द कॉन्फिडेंस चला जाता है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में चला जाता है। गेट की बात करें, विच इज सिंपली अ पैटर्न ऑफ वॉकिंग। तो गेट में आपको छोटे कदम देखने को मिलेंगे जिसको आप शफलिंग गेट कहते हो। दो तरह के गेट की हमारे पास मेन लेंथ होती है, स्ट्राइड लेंथ और स्टेप लेंथ। रिड्यूस स्ट्राइड लेंथ, दो अपोजिट पैरों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसको स्टेप लेंथ कहा जाता है। तो सिमिलर के दरमियान स्ट्राइड लेंथ कहा जाता है। राइट टू राइट जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्राइड होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो होगा वो स्टेप होता है। तो यहाँ पर हमें रिड्यूस्ड स्ट्राइड लेंथ देखने को मिलती है। स्ट्राइड लेंथ का दूसरा नाम गेट साइकिल भी है। एक स्ट्राइड लेंथ इज इक्वल टू वन गेट साइकिल। स्पीड ऑफ वॉकिंग अफेक्टेड देखने को मिलती है। केडेंस मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, एक मिनट में जो पर्सन नॉर्मल हो एबनॉर्मल हो, वो जो कदम लेता है उसको केडेंस कहा जाता है। तो केडेंस में भी नॉर्मल, लेकिन लेट स्टेजेस मतलब बाद में वो रिड्यूस कम हो सकते हैं। ठीक है। इंक्रीज डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम, डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम आपको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जिन पेशेंट में गिरने का खतरा होता है उसमें डबल लिम्ब सपोर्ट टाइम ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। इनसफिशिएंट हिप नी एंकल फ्लेक्शन, जिसकी वजह से शफलिंग स्टेप हो जाता है, वो बड़ा कदम नहीं ले पाता क्योंकि ड्यूरिंग द जब आप कदम रख रहे होते हो तो हील स्ट्राइक के दौरान जो फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको वहां पे हिप की फ्लेक्शन, नी की फ्लेक्शन और एंकल पे मेनली आपको डोर्सिफ्लेक्शन चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर कम है, जिसकी वजह से शफलिंग गेट होता है, छोटे छोटे वो कदम लेता है। इनसफिशिएंट हील स्ट्राइक की वजह से जो 4 फुट लोडिंग है वो अफेक्टेड हो जाती है। ट्रंक की रोटेशन की वजह से आर्म स्विंग्स, जो बाजुओं की मूवमेंट होती है चलते वक्त, वो कम हो जाती है। फेस्टिनेशिंग गेट होता है जो फ्रीजिंग ऑफ गेट, जो ब्लॉक हो जाना मूवमेंट का, जम जाना। डिफिकल्टी टर्निंग, अब ट्रंक के मसल्स ही अगर अफेक्टेड है तो उसको टर्निंग में जो है दुश्वारी होगी, स्पेशली चल टर्न लेना दुश्वारी होगी। प्रोग्नोसिस की बात करें, प्रोग्नोसिस मतलब प्रोजेक्टेड आउटकम, कि भाई बेहतरी के चांसेस कितना टाइम इसमें जो है लगेगा। तो वेरी स्लोली प्रोग्रेसिव है, बहुत ही कम इसमें जो है वो बेहतरी बहुत ही स्लो देखने को मिलती है। लॉन्ग सब क्लिनिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो 5 साल लग जाते हैं कम से कम पार्किंसन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में, खत्म करने में नहीं, क्योंकि एक इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हमारा सिर्फ फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है, एक न्यूरो फिजिशियन का भी रोल है। पहले फार्मासिस्ट का काम है, जीपी का काम है, रिहैब का काम है। ये सारी चीजें मिल मिला के अल्टीमेटली इट टेक्स 5 years। 65% डाई विद इन 10 years ऑफ पार्किंसन। 61% लोग, मतलब अगर 100 पार्किंसन पेशेंट है तो उसमें 61 जो पार्किंसन के पेशेंट है वो 10 साल के अंदर ही मर जाते हैं। और 83% दे डाई विद इन, और अगर जो बचा हुआ कुछ सरवाइव कर जाते हैं तो वो रिमेनिंग 5 साल, आने वाले 15 साल में विद इन 15 years मर जाते हैं। तो मीन सर्वाइवल अगर हम बात करें तो एक ड्रग है लीवाडोपा, एज इंक्रीज बाय द 5 years, अगर वो ड्रग के साथ चल रहा है तो। Parkinson with predominantly tremors, they have a they have a benign progression, begin progression with the PI and the gait disturbance have rapid progression as well। उन पेशेंट में जो जिसको प्रीडोमिनेटली ट्रिमर्स हैं और वो उसमें प्रोग्रेस आना उसमें शुरू करता है, उसकी रिहैब चल रही है, उसका पार्किंसन का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें पीआई एंड द गेट डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन विथ अ रैपिड प्रोग्रेशन एज वेल। और अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, दैट इज प्योरली ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर एंड नमोनिया, हमने ऊपर डिस्कस किया था। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अफेक्टेड होता है और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी अफेक्टेड हो सकता होता है। ठीक है। हॉश एंड हॉर्न एंड यार क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसकी डिसेबिलिटी, जो इसमें डिसेबिलिटीज होती हैं पार्किंसंस में, जो काम ना करने की सलाहियत है, उसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया। स्टेज 1, स्टेज 1 मतलब ये हॉर्न एंड यार की क्लासिफिकेशन है। मिनिमल आर एब्सेंट, अगर मिनिमल आर एब्सेंट या यूनिलेटरल इफ प्रेजेंट। अगर हम स्टेजेस ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें कि अगर किसी पेशेंट पार्किंसन पेशेंट में डिसेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है या कम है, मिनिमल है,
और अलबत्ता यूनिलेटरल एक तरफ है, तो उसको हम कहेंगे स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होगा, मिनिमल है लेकिन बायलेटरल है, दोनों तरफ है, या मिडिल लाइन इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम कहेंगे स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होगा, इम्पेयर्ड राइटिंग रिफ्लेक्सेस देखने को मिलता है, अनस्टीडीनेस मतलब कह लें कि उसमें यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को नहीं मिलती, अनस्टीडीनेस व्हेन टर्निंग स्पेशली राइजिंग फ्रॉम अ चेयर, या चेयर से उठते वक्त या टर्न करते वक्त उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को नहीं मिलती, अनस्टीडीनेस देखने को मिलती है। और कुछ एक्टिविटीज अफेक्टेड हैं, जैसे बट कुछ एक्टिविटीज अफेक्टेड हैं, बट patient still can live independently and also continue some form of the employment as well, तो इसको हम कहेंगे स्टेज 3 में पुट करेंगे। स्टेज 4, सारी की सारी सिम्टम जो हमने कार्डिनल फीचर डिस्कस किए थे वो मौजूद हैं और बद से बदतर हैं, सीवियर हैं। अल्टीमेटली स्टैंडिंग एंड वॉकिंग पॉसिबल है ओनली विद असिस्टेंट, किसी वॉकिंग एड के साथ, किसी सपोर्ट के साथ, तो उसको आप पुट करोगे स्टेज 4 में। स्टेज 5 क्या होगा कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज भी अफेक्टेड होंगी, अलबत्ता वो स्टैंडिंग और वॉकिंग जो पॉसिबल था उसको छोड़ दो, इट इज पेशेंट इज प्योरली कन्फाइंड टू द बेड और द व्हील चेयर, राइट। ओके, तो ये 5 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द हॉर्न एंड यार क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो लीवा डोपा हमने डिस्कस किया था। तो न्यूरो प्रोटेक्टिव थेरेपी की अगर बात करें तो उसमें मोनोएक्सामाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। और अगर सिम्टोमेटिक थेरेपी की अगर बात करें तो लीवा डोपा मेन स्टे है सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है इसका, पार्किंसन डिजीज का। डोपामाइन एगोनिस्ट दिए जाते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दिए जाते हैं। ड्रग्स अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हाई प्रोटीन डाइट कैन ब्लॉक द इफेक्टिवनेस ऑफ द लीवोडोपा। अगर लीवोडोपा वो ले रहा है और अगर आप उसमें हाई प्रोटीन डाइट दिए जा रहे हो, लेट सपोज, तो इट आल्सो कैन अफेक्ट द इफेक्टिवनेस। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, पेशेंट को कहा जाता है कि हाई कैलोरी लेकिन लो प्रोटीन डाइट ले, हाई प्रोटीन डाइट ना ले, क्योंकि वो लो डीपा के इफेक्ट को खत्म या कम कर सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो स्पास्टिसिटी को डील किया जा सकता है, एब्लेटिव सर्जरी की जाती है, पेलिडोटोमी, हेलेमोटोमी, ये वो 2 एरियाज हैं जो सबसेंशन डायग्राम में हमने ऊपर देखे थे जो अफेक्टेड होते हैं, उनको सर्जिकली ठीक किया जाता है। और इस तरह करके डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दी जाती है उनको एक्टिव करने के लिए अगर वो अंडर एक्टिव है, और न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन जो कि एडवांस पॉसिबल है। असिस्टमेंट की बात करें कि हम जब असेसमेंट उसको एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट एज अ रिहैब कर रहे थे, किन चीजों को असिस्ट करेंगे, एमएमएससी हम उसकी मसल स्ट्रेंथ डेफिनेटली देखेंगे, डिप्रेशन इन्वेंट्री के थ्रू उसका डिप्रेशन लेवल चेक करेंगे, सेंसरी इवोल्यूशन के थ्रू पैरास्थीसिया वगैरह चेक करेंगे, एमएमटी मैनुअल मसल टेस्टिंग, रेंज ऑफ मोशन। ओके, फंक्शनल जो टेस्ट है एफआरटी वो परफॉर्म करेंगे, रोटेशनल टेस्ट, टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, डायनामिक पोस्चरोग्राफी मतलब उसका पोस्चर चेक करने के लिए, 10 मीटर वॉक टेस्ट उसकी कार्डियोवेस्कुलर चेक करने के लिए, 6 मिनट्स वॉक टेस्ट ये भी कार्डियोवेस्कुलर के लिए, एफआईएम, डिफरेंट तरह के इसमें हमारे पास टेस्ट है। मूवमेंट बेस्ड है एफआईएम, फंक्शनल इंडिपेंडेंस मायर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रॉब्लम लिस्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को हम लिस्ट डाउन करेंगे, रिड्यूस्ड ज्वाइंट रेंजेस जो हैं, इम्पेयर्ड मसल स्ट्रेंथ, एबनॉर्मल पोस्चर, इम्पेयर्ड बैलेंस, इम्पेयर्ड गेट लोकोमोशन, फटीग पेन, इम्पेयर्ड एरोबिक कैपेसिटी। गोल्स एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा मेन इसमें गोल क्या होगा, हम इसकी इंप्रूव ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन और मोबिलिटी ऊपर हमने डिस्कस किया था। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए मोबिलाइजेशन होगी, फंक्शनल स्टेबलाइजेशन होगी, फंक्शनल मोबिलाइजेशन होगी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज एक्सेट्रा एक्टिव हो गया, इस तरह करके स्ट्रेंथनिंग वीक मसल्स की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होगी। ठीक है, फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ अगर हम चले जाएं, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होगी, इम्प्रूव पोस्चर में पोजिशनिंग, बैलेंस एक्सरसाइज, फ्रैंकलिन एक्सरसाइजेज हो गई, इम्प्रूव गेट में अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स कि क्या गेट का कौन सा स्टेज अफेक्टेड है, कौन से मसल अफेक्ट है, रिड्यूस फटीग उसको फंक्शनली एक्टिव करना, इंक्रीज एरोबिक कैपेसिटी मतलब कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइजेज हो गई, इस तरह का लाइक डायफ्रामेटिक पल्स विद ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऐसे। इफेक्टिवनेस ऑफ अगर हम पीटी फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपी इज अनलाइकली टू इम्पैक्ट ऑन अ 3 की मोटर साइंस ऑफ द पार्किंसंस, ब्रेडिकाइनेजा, रिजिडिटी ऑन रेस्टिंग ट्यूमर। अगर हम
मेन इफेक्ट की बात करें, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी और रेस्टिंग ट्यूमर्स, जो सारे के सारे न्यूरल प्रॉब्लम की वजह से आ रहे, तो आप और मैं कुछ नहीं करेंगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन जो गेट है, बैलेंस है, पोस्चर है, ये की डोमेन है फिजियोथेरेपी का पार्किंसन पेशेंट में। गेट को आप ठीक कर सकते हो, गेट के ऊपर काम कर सकते हो, गेट ट्रेनिंग दे सकते हो। बैलेंस के लिए बैलेंस की एक्सरसाइज, जिस तरह हमने डिस्कस किया था फ्रैंकलिन एक्सरसाइज, पोस्चर के ऊपर और ट्रांसफर लोकोमोशंस के ऊपर, इनके ऊपर काम कर। तो एविडेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट for the gait re-education, which can ultimately improve the ADL activities of daily living in a patient with Parkinson. Some evidence also suggests physiotherapy may help increase the flexibility, मतलब जो लचक है उनको इम्प्रूवाइज करना, कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक करना, स्ट्रेंथ और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की अगर हम बात करें, जो कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसमें भी फिजियोथेरेपी का भी जो है रोल है। तो अल्टीमेटली डिजाइन द प्रोग्राम विच विल प्रिवेंट एटलीस्ट स्लो डाउन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी इंपेयरमेंट, कि भाई अगर प्राइमरली इंपेयरमेंट डेवलप हो गई, ट्रिमर्स वगैरह को आप डील नहीं कर सकते, सेकेंडरली जो इंपेयरमेंट डेवलप होने वाली है उसको ही कम कर दो एज अ सेकेंडरी प्रिवेंशन। अ comprehensive मल्टी अप्रोच या मल्टी डिसिप्लिन टीम इज बेसिकली रिक्वायर्ड। किसी एक कंसल्टेंट, किसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का काम है ही नहीं। वैसे भी ज्यादातर कंडीशन जो है, चाहे वो न्यूरल हो, चाहे वो मस्कुलर हो, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का काम नहीं है। इट्स ऑलवेज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, राइट। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हमारे पास हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में हमारे पास सस्पेंशन हो गई, जेंटल रॉकिंग्स हो गई। जेंटल रॉकिंग्स कैन आल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस द जनरल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन मतलब फुल बॉडी रिलैक्सेशन, जो कि टेंशन, मसल टेंशन में है ड्यू टू द रिजिडिटी, उनको रिलैक्स करना। और दूसरा होता है स्पेसिफिक रिलैक्सेशन, जो कि किसी एक बॉडी पार्ट को करना। अगर हम पीएनएफ की बात करें, स्लो रिदमिक जो इनिशिएशंस होती हैं, स्लो रिदमिक रोटेशनल मूवमेंट जो है एक्सट्रीमिटीज की कराई जा सकती हैं, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्ट्रेचिंग करवाई जा सकती है, फंक्शनल ट्रेनिंग हमारे पास है, हुक लाइन, लोअर ट्रंक रोटेशंस, पोजिशनल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें अपर और लोअर ट्रंक सेगमेंटल रोटेशंस हैं, जिसकी वजह से भी रिलैक्सेशन प्रमोट हो सकता है, ठीक है, मतलब रिलैक्सेशन करवाई जा सकती है। पीएनएफ की टेक्निक जो कि स्ट्रेचिंग के लिए भी यूज होती है और रिलैक्सेशन के लिए भी यूज होती है। तो जो पीएनएफ टेक्निक्स है रिदमिक इनिशिएशंस की, जिसमें मूवमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है, पैसिव से एक्टिव की तरफ लाया जाता है, ताकि जो स्ट्रेचिंग के साथ साथ पेशेंट की बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिले इन ऑर्डर टू ओवरकम द रिजिडिटी, इफेक्ट्स ऑफ द रिजिडिटी। These are the rotational activities in supine, as you can see in the picture, कि पहले आप पैसिव से एक्टिव की तरफ आते हो, पोजिशनल मूवमेंट्स कराते हो। ऑल यू कैन सी कि पिक्चर नंबर ए में अगर देखें तो पेशेंट इज फेसिंग ऑन द लेफ्ट साइड, और ट्रंक जो लोअर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट्स हैं वो राइट साइड पे। फिर आप कहते हो ट्विस्ट करो, अपोजिट करो, ठीक है, जिस तरह हम किसी चीज को निचोड़ते हैं। फिर फेस आपने राइट साइड करवाया, और ट्रंक की जो लोअर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट है वो अपोजिट साइड करवा ली। दिस इज हाउ कम टू द पिक्चर नंबर। अगर हम बी की बात करें, पिक्चर नंबर पहले आप सी पे देखें, तो अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट्स के साथ साथ कि अपर एक्सट्रीमिटी की जो मूवमेंट है, राइट हैंड पहले एक्सटर्नली रोटेट है और लेफ्ट हैंड इंटरनली रोटेट है। मीनवाइल जो आपका मुंह है पेशेंट का, वो भी राइट साइड पे है, और मीनवाइल जो लोअर ट्रंक की मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह करके फिर आप अपोजिट कराते हो, जो राइट जो बाजू ऊपर है वो नीचे करवा दिया, इस तरह करके। तो दीज आर द पॉसिबल मूवमेंट्स। रोटेशनल एक्टिविटीज अगर साइडलाइन में बात करें, तो पहले वो सुपाइन में थी, अब साइडलाइन में भी वही मूवमेंट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें, वो एक्सरसाइज जो फ्लेक्सिबिलिटी करवाती हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, पैसिव स्ट्रेचिंग्स हो गई, होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पीएनएफ का, या पैसिव पोजिशनिंग वगैरह, ये सारे के सारे एक्सरसाइजेज पॉसिबल है। इट डिपेंड्स कि आपने जो एरिया अफेक्टेड है, जहां पर हाइपोमोबिलिटी है वहां पर करवा लिया उस तरह करके, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग ड्यूरिंग ऑन द पीरियड व्हेन द पेशेंट इज एट इज बेस्ट, जब पेशेंट अपने बेस्ट पे होता है, लेट्स सपोज बेस्ट पे होता है मतलब पीक पे होता है, अच्छा खासा काम कर रहा होता है, जो कि मिनिमम 45 मिनट से 1 घंटा होता है आफ्टर द मेडिकेशन। जब पेशेंट लीवाडोपा की मेडिसिन या कोई भी पार्किंसन की मेडिसिन ले रहा है, तो उसके एग्जैक्टली 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटे के बाद उसका पीक पीरियड होता है, कि वो फुल एक्टिव होता है, आपके काम को भी रेस्पॉन्स करेगा, आपकी कमांड को भी रेस्पॉन्स करेगा। तो वो ट्रेनिंग सेशन ऑन होता है, ये वो पीरियड होता है कि आप जो भी कमांड दो, तो दैट इज द आइडियल। पेशेंट से आप पूछो कि आपने मेडिसिन किस वक्त किया। तो फोर्स प्रोड्यूसिंग जो स्पेशली ड्यूरिंग द आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक प्योरली हम नहीं करा सकते, आइसोकाइनेटिक
स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करके हम परफॉर्म कराते हैं, जिसमें स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, इसीलिए नहीं करवाते, ठीक है। बाकी आइसोमेट्रिक में बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, राइट। एक्सरसाइज मशीन दे आर सेफर देन द फ्री वेट्स एज वेल। फंक्शनल ट्रेनिंग करवाई जा सकती है पूल एक्सरसाइज। पूल में पेशेंट को जो असिस्टेंस भी मिलेगी और रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। फंक्शनल ट्रेनिंग से बात करें तो मतलब मूवमेंट्स, मूवमेंट, मूविंग इन द बेड, रोलिंग एंड सुपाइन, मतलब बेड पे अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो वहां पर एक मूवमेंट करवा दी, उसको उठा दिया, सिट टू स्टैंड करवाया, या अगर बेड पे ही है साइड टू लाइन करवाया, मूवमेंट जो कि बेड पे हो रही है, साइड लाइन जो ऊपर हमने देखा था रोटेशंस करवाया, वेट बेयरिंग करवाया, पेल्विक टिल्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की मूवमेंट्स करवाई, ठीक है। बैलेंस ट्रेनिंग, जिस तरह फ्रैंकलिन है, बैलेंस ट्रेनिंग शुड बी एम्फसाइज द प्रैक्टिस ऑफ द डायनामिक स्टेबिलिटी टास्क। वेट शिफ्ट करवा लिया, कहीं पे कहा कि भाई आपने अपना हाथ रखा, बोला ट्राई टू रीच, कोई शेल्फ पे पकड़ा दिया कि भाई ऊपर रीच करने की कोशिश करो, एक्सेल रोटेशन ऑफ हेड ट्रंक एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द फंक्शनल बैलेंस ट्रेनिंग। सीटेड एक्टिविटीज, जिसमें पेशेंट को बॉल के ऊपर बिठाया, तो जाहिर सी बात है उसने अपना बैलेंस, जिस तरह जिम बॉल के ऊपर बिठा दिया, अब उसको बोला कि आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, ये भी बैलेंस में आएगा। Challenges to the balance can also be introduced by varying arm position. जिस लाइक फॉर एग्जांपल वो बॉल पे बैठा हुआ है, अब उसने पहले बॉल पे अपना बाजू, पहले जो अपनी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन मेंटेन करनी है, फिर जाहिर सी बात है उसको हाथ पे अगर कोई चीज, आर्म की मूवमेंट्स पकड़ा दी, जिस तरह स्पाइडरमैन पोजीशन है, सुपरमैन पोजीशन है, उसमें आप बैलेंस के साथ साथ कोर के ऊपर भी काम करे और साथ साथ आर्म की मूवमेंट्स भी करा रहे हो, राइट। वेयरिंग फुट पोजीशन, पैरों की पोजीशन भी चेंज करवाई जा सकती है, कोई वॉलंटरीली मूवमेंट्स एडअप करा दी, ठीक है, आर्म्स क्लैपिंग, आर्म होवरहेड, उसको कमांड दे दिया, सिंगल लेग रेज करवा दिया, हेड एंड ट्रंक की रोटेशन करवा दी, इस तरह। स्टेपिंग या मार्चिंग, कि पेशेंट को बोलो कि जहां पर आप खड़े हैं वहां पर मार्चिंग शुरू कर दे, पैर ऊपर नीचे करना शुरू कर दे, दिस इज हाउ यू कैन वर्क। किचन सिंक एक्सरसाइजेस, किचन सिंक एक्सरसाइजेस वो मूवमेंट्स, ये मूवमेंट ट्रांजिशन है जो आप सिट टू स्टैंड कराते हैं। मतलब पहले आप विद इन अ बेड करा रहे थे, अब आप बेड से उसको उठाते हो, उठक बैठक करा ली, हाफ नीलिंग करा ली, सिट टू स्टैंड पका पका करा लिया थोड़ी देर, ताकि पोस्टरल कंट्रोल सिस्टम उसका डेवलप हो सके। स्टैंडिंग में कमांड दे दिया कि भाई चलें, अब आप अपनी एक टांग ऑफ द ग्राउंड करें, बैलेंस मेंटेन करें, इस तरह करें। तो दीज आर द ऑल एक्सरसाइज विच वी मेंशन। अब पिक्चर नंबर ए को देखें कि पेशेंट एक डाइस पे खड़ा है या एक टेबल पे खड़ा है फॉर एग्जांपल, फिर पेशेंट को बोला कि अपने पंजों के बल खड़े हो जाओ, मतलब प्लांटर फ्लेक्शन करो और उसको मेंटेन करो, ये भी कमांड दिया जा सकता है। बी में देखें, अब आप उसको कमांड दे रहे हो कि अब आप प्लांटर फ्लेक्शन की जगह डोर्सी फ्लेक्शन करो, मतलब अब आप हील के बल, अपने एड़ी के बल खड़े हो जाओ। पिक्चर नंबर सी में देखो कि वो खड़ा है बैलेंस के साथ, उसको बोला कि राइट टांग अपनी ऊपर उठाओ और बैलेंस मेंटेन करो। इस तरह करके कमांड दिए जाते हैं, ठीक है, परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर बिल्कुल एक के नीचे देखो, तो आपने जो ये टॉवल या कोई भी बेल्ट पहनाया हुआ, ये स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पेशेंट को आगे गिरने में खतरा है, तो ताकि वो गिरे ना। और फिर पेशेंट को कहा अब आप अपना राइट पैर आगे करें, पैर उठा के, पहले वो छोटा कदम ले रहा था, अब उसको आपने सपोर्ट दे दी, क्योंकि पहले तो उसको गिरने का खतरा था, अब तो गिरने का खतरा नहीं, क्योंकि आपने उसको सहारे दे दिया। फिर उसी तरह करके पिक्चर नंबर बी में देखे कि थेरेपिस्ट सामने खड़ा हो गया, फिर दूसरी टांग पे काम किया, रोटेशन के ऊपर काम किया कि भाई अब आप पैर जो है राइट आगे की बजाय राइट टू लेफ्ट ले जाओ, ताकि हिप की रोटेशन हो, ठीक है। ये बैलेंस एक्सरसाइज है। लोकोमोटर ट्रेनिंग की बात करें तो लोकोमोटर ट्रेनिंग मतलब मूवमेंट बेस्ड, जिसमें आप मूवमेंट कराते हो। लेंथन स्ट्राइड, मतलब स्ट्राइड लेंथ बढ़ा दी कि चले बड़ा कदम लेने की कोशिश करें। ब्रॉडन बेस ऑफ सपोर्ट, जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो बिल्कुल छोटा कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सॉरी बड़ा कर दिया। और फिर उस पे ऊपर कहते हो कि इसके ऊपर आप बेस ऑफ सपोर्ट अपना बड़ा करें, मतलब दोनों अल्टीमेटली पैर एबडक्शन में ले जाएं। इंप्रूव हील टो करें, गेट पैटर्न करें, स्पीड बढ़ाएं, इंक्रीज स्पीड करें, ट्रंक की रोटेशन को बढ़ाएं, आर्म स्विंग मूवमेंट बढ़ाएं, स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग अपराइट अलाइनमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। गेट रनिंग। फिर उसके बाद लोकोमोटिव ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। पेशेंट जिनमें पार्किंसन होता है उनमें कंबाइंड यूज ऑफ द हार्नेस, हार्नेस मतलब वो बेल्ट होते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट और पार्किंसन बैलेंस के लिए कराई जाती हैं, जो एक मशीन के साथ फिक्स होते हैं, और वो हार्नेस बेल्ट टाइप होते हैं, आपकी कमर से आपके बाजुओं को कंट्रोल करते हैं और फिर आपको चला, आप कहते हैं उसमें उसमें ये होगा, आपके गिरने का खतरा खत्म हो जाएगा और आपको कमांड दिया जाता है कि अब आप चलने की कोशिश करें, ठीक है। वॉकिंग टूवर्ड अ मिरर,
सामने शीशा कर दी, दिस इज आल्सो मिरर थेरेपी, ताकि उसको विजुअल फीडबैक मिले, पेशेंट खुद देखे कि मैं कहाँ पैर कैसे रख रहा हूँ, गलत रख रहा हूँ, सही रख रहा हूँ, इस तरह करके। तो दीज ऑल द स्ट्रेटेजी टू मूव द फुट प्लेसमेंट, जिसकी वजह से फुट प्लेसमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए फ्लोर गर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, जिस तरह हम गेट एनालिसिस में यूज होता है, इस तरह करके। प्रैक्टिस स्टेप हाइट मेंटेन कराने के लिए मार्चिंग कराते हैं। मार्चिंग ऐसे होता है कि अगर आपने 1 फुट का कपड़ा लिया और दोनों पैरों में बांध दिया, मार्चिंग इस तरह होती है ना, आर्मी फौजी की जो ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग वगैरह, उसमें 1 फुट का कपड़ा दोनों पैरों से मेलोलाई के ऊपर दोनों पैरों को बाउंड कर दिया, फिर एक फिक्स कपड़ा उसको पहनाया जाता है। अब उसको कहा जाता है कि अब आप उसमें चलने की कोशिश करो। तो जब वो चलता है, लेट सपोज, तो एक एक इसके माइंड में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आ जाता है कि इससे आगे नहीं बढ़ आ नहीं जाता, बेसिकली उसने कपड़ा बांधा हुआ होता है, पैरों में रस्सी बांधी जाती है, ताकि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टेप लेंथ ले, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो 1,000, 2,000, 3,000 कदम लेता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, फिर जब उसमें कपड़ा उतार भी दो तो उसने उतना ही कदम लेना होता है। लोकोमोटिव ट्रेनिंग है प्रैक्टिसिंग अल्टरनेटिंग वॉकिंग पैटर्न, साइड स्टेपिंग, साइड में चला दिया, जिस तरह केकड़ा चलता है साइड में, वॉकिंग बैकवर्ड, पीछे चलने का कमांड दे दिया, मार्चिंग का कमांड दे दिया, इस तरह का। ठीक है, ठीक। ओके जी, अल्टरनेटिव वॉकिंग पैटर्न बढ़ाने के लिए ये टास्क हमने दे दिए। पीएनएफ एक्टिविटी करा दी। ठीक है, स्टेप, साइडवे स्टेप, अल्टरनेटिव क्रॉस स्टेप, स्टेपिंग वगैरह। 2 स्टेप्स वॉकिंग एड्स पकड़ा दिए, आपने पेशेंट या थेरेपिस्ट को पकड़ा दिया ताकि उसका गेट बेहतर हो सके। वर्बल क्यूज दे दिए, नॉर्मलाइज स्टेप लेंथ करने के लिए, वेलोसिटी या आर्म स्विंग, वर्बल क्यूज दे दिए। वो चल रहा है, आर्म की मूवमेंट नहीं करा रहा, आपने करा दिया भाई चले, हाथ चलाते रहे, हाथ चलाते रहे, हाथ चलाते रहे, इस तरह करके कमांड दे दिया। छोटा कदम ले रहा है, बड़े कदम के कमांड दे दिए। वेल, पोस्टरल जो इंटरवेंशन है, जिससे पोस्टरल को मेंटेन किया जा सकता है, वो एक्सरसाइज जो पोस्टरल एक्सटेंशन या ट्रंक के मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, कोर स्टेबिलिटी हो गया, प्लैंक हो गया, इस तरह करके। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो गई, अगर टाइट जो पेक्टोरल्स मेजर है उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी, साइडलाइन में होगी, सिटिंग में होगी। ट्रिपलस एंटीरियर का स्ट्रेच दे दिया, रोटेशनल एक्सरसाइजेस करा दी ट्रंक ट्रंक और लिम्ब मसल्स के लिए, रिदमिक इनिशिएशन रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, इस तरह करके। फंक्शनल टास्क ट्रेनिंग हो गई, मेट एक्सरसाइजेस वगैरह, और पोस्टरल करेक्शन यूजिंग फीडबैक वगैरह। कार्डियोपल्मोनरी पल्मोनरी ट्रेनिंग में बात करें तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, या वो एक्सरसाइजेज जो नेक और शोल्डर के ट्रंक के मसल्स के ऊपर काम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई। एरोबिक ट्रेनिंग हो गई, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी की एर्गोनोमिक एर्गोमेट्री मेनली दे आर रिकमेंडेड। एरोबिक पूल प्रोग्राम वेरी यूजफुल। फटीक मूवमेंट के हवाले से, फटीक इनएक्टिविटी की वजह से आ रही है, मसल वीकनेस की वजह से आ रही है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करें। एरोबिक कंडीशनिंग शुरुआत स्टार्ट करा सकते हैं। दीज आर द ऑल यू कैन सी। एडेप्टिव और सपोर्टिव डिवाइसेस, मतलब अगर वो कोई वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहा तो सपोर्टिव डिवाइस दे दी, लाइक रेज्ड टॉयलेट सीट्स दे दी, अगर वो ठीक से नीचे नहीं बैठ पा रहा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो उसकी जो टॉयलेट की सीट है वो ऊपर हाइटेड दे दी, या टॉयलेट रेल, मतलब साइड से जो रेल होती है सीढ़ियों के पकड़ने के लिए, सीढ़ियों के साथ, वो टॉयलेट्स में लगवा दी। लूज फिटिंग क्लॉथिंग पहना दिए जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वैसे स्नोकर्स, अगर वो बटन नहीं बांध पा रहा तो वेलक्रो क्लोजर दे दिए, इस तरह करके। ये मॉडिफिकेशन है, अर्गोनॉमिकली उसको आपने रख लिया। ठीक है, शफलिंग गेट है तो शूज उसके हिसाब से पहना दिए, ठीक है, जो उसको कंफर्टेबल है। ये एडोप्टिव और सपोर्टिव डिवाइसेस हैं, एज यू कैन सी। ये इसकी कम से कम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, या उसकी जो एक्टिविटीज आप डेली लिविंग है उसमें उसको हेल्प हेल्प आउट कर सकती है चीजें। नाउ स्ट्रेटजीज टू एनहेंस द डेली टास्क जो उसके हैं, उसकी स्ट्रेटजीज को बढ़ाने के लिए, वॉकिंग, रोज आप उसको कमांड करें कि वो वॉक करे और बड़े कदम ले, क्योंकि शॉर्ट कदम तो वो वैसे ही ले रहा है। आर्म स्विंग करे, ये वॉकिंग की तरफ उसको आप कमांड दोगे। टर्निंग अराउंड के हवाले से, जब वो चल रहा होता है तो टर्निंग अराउंड के कमांड दे दिए। ठीक है, स्टैंडिंग सिटिंग अप एंड डाउन, रोज की बुनियाद पे आपने उसकी मेंटल रिहर्सल करा दी। सुबह उठते वक्त उसको कमांड दे दिया कि चलें सिट टू स्टैंड करे, उठक बैठक करें,
या जेंटल रॉकिंग करवा लें साइड लाइन में सुपाइन में, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। टर्निंग ओवर एंड गेटिंग आउट ऑफ द बेड। नाइट लाइट यूज की, आप नाइट लाइट यूज कराते हो, लाइट वेट वेट कवर यूज करा दिया, मेंटल रिहर्सल करवा ली आपकी सोने से पहले, वर्बल क्यूज यूज किए ताकि उसके दिमाग को मुस्तकिल कमांड जाए, सफिशिएंट बेड हाइट करा दी ताकि उसको उतरने और चढ़ने में आसानी हो, ये सारी चीज। अपर एक्सट्रीमिटी की फंक्शन के लिए बटनिंग का कमांड दे दिया, जितने लेवल तक वो कर सकता है, शर्ट के बटन बांध लिया, उसकी प्रैक्टिस करा दी। डिफरेंट साइज के कमांड दे दिए, ओवरहेड एक्टिविटीज करा दी, हैंड राइटिंग फाइन मूवमेंट्स के लिए, रीचिंग ग्रेस्पिंग कोई टास्क दे दिया कि चले बटन दीवार के ऊपर है या सामने हाथ करके यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करें। पोरिंग, मसला के तौर पे पानी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जिस तरह काम बच्चों से करवाए जाते हैं, पानी का गिलास दे दिया, इसमें पानी डालो ताकि वो गिराए ना या उसकी प्रैक्टिस होती रहे। फाइन मूवमेंट्स के लिए मल्टीपल बॉक्सेस दे दिए, गिलास के ऊपर गिलास दे दिया भाई इसके ऊपर ये रखें, मल्टीपल मेंटल लेवल के टास्क दे दिए, इस तरह करके। ग्रुप एंड होम एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती हैं, लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस जो कि ग्रुप में करवाई जा सकती है, मार्चिंग हो गया इस तरह करके, या हो गया लार्ज हाई स्टेप या यूज ऑफ द म्यूजिक। म्यूजिक के ऊपर कमांड दे दिया कि भाई एज अ स्टिमुलेशन कि भाई ये जब म्यूजिक आएगा आपने मार्चिंग स्टार्ट करनी है, म्यूजिक बंद होगा मार्चिंग खत्म कर देनी है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवा दी, दिस इज हाउ यू ऑल कैन। और जैसे कि मैंने कहा था, दिस इज ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो थैंक यू सो मच, वी आर डन विद द पार्किंसन। नेक्स्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं किसी और को टारगेट करूं। अगर आप भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हैं और किसी भी कंट्री का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो मेरे मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, यू कैन कांटेक्ट विद मी। और आप डायरेक्टली, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हो, अगर आप सेंटर ऑफ थेरेपी फेसबुक पेज पे आते हो, गूगल पे आते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर नंबर भी मेंशन है। ये मेरी तीसरी बुक है, मेरी दो बुक मैनुअल थेरेपी के ऊपर है, दिस इज माई थर्ड बुक एमसीक्यू बुक, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में अभी 1-2 माह के अंदर जो है लॉन्च होगी। और फर्दर मो अगर आप किसी भी गल्फ कंट्रीज के हवाले से भी ज्वाइन करना चाहें तो ये मेंशन नंबर पे कांटेक्ट करें या डायरेक्टली सेंट्रल मेंटर भी कांटेक्ट करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट। और अगर आप और कोई कंडीशन चाहते हो जिसके ऊपर मैं बात करूं या इसी से ही वापस से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, कोई और कंडीशन के ऊपर टारगेट करें तो कमेंट करें, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, थैंक यू।